हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके साथ हम अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हमारे अगर हम बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तो आर्टिकल 74 से 70। हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो आज जो है हम हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसको करेंगे और उसी के साथ हम अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया के बारे में भी स्टडी आज की क्लास में करेंगे। तो भाई देखो, सबसे पहले ऐसा है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर क्या है। सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपको समझना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, जैसे पीएम है हमारे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब जाहिर सी बात है, वो अकेले बैठकर तो सारे काम कर नहीं सकते। ऐसे में कुछ मिनिस्टर्स उनको चाहिए स्पेसिफिकली, ताकि वो कुछ कर सके। अगर उनको कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, कुछ बातचीत वगैरह करनी है, डिस्कशन करना है, तो ऐसे में कुछ मिनिस्टर्स उनके पास रहें, ताकि उनके साथ बैठकर वो उस पर बातचीत वगैरह कर ले। तो ये एक जो ग्रुप हो जाएगा ना मिनिस्टर्स का, उनको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। ठीक है, आर्टिकल 74 75 इसी बारे में बात करता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो फटाफट से अपने बेयर एक्ट्स वगैरह खोल लीजिए जो भी आपके पास है। देखो भाई, सबसे पहली चीज क्या है आर्टिकल 74 की। अगर इसमें मैंने शॉर्ट में लिखा है, हालांकि आप अपने बेयर एक्ट से पढ़ते चलिएगा, मैं बेयर एक्ट की भी लैंग्वेज में आपको समझाता चलूंगा उस चीज में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात करता है आर्टिकल 74 का जो क्लोज बना है। आर्टिकल 74 का क्लोज है, देखो भाई सिंपल है। इसमें ये बोलता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए जिसमें पीएम होने चाहिए और अदर मिनिस्टर्स होने चाहिए। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए जिसमें पीएम होने चाहिए और अदर मिनिस्टर्स होने चाहिए। ठीक है, जिसका काम क्या रहेगा, एड और एडवाइस देना। एड और एडवाइस देना किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। एड और एडवाइस देना किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ये काम है, जो भी ये एड और एडवाइस दे रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस पीएम मिलकर उनको मानेंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो एडवाइस दी गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काम करेंगे। अगर वेर एक्ट में देखें तो क्लियरली लिखा हुआ है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। ठीक है, जो अपने फंक्शंस को एक्सरसाइज कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसमें
और जो अब वो एक्ट करेंगे वो उस एडवाइस के ही अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे जो एडवाइस यहां पर दी गई है। फर्स्ट चीज ये। सेकंड जो इसका है प्रोवाइजो, अगर आप देखोगे प्रोवाइडेड को हम शॉर्ट में प्रोवाइजो कहते हैं, ठीक है। हिंदी वालों के लिए मंत्री परिषद, ठीक है। आर्टिकल बाई 70 वो है आपका 74, अनुच्छेद 74, उसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि कोई भी एड और एडवाइस जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस पीएम द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यानी कि भारत के राष्ट्रपति को दी जाएगी, और भारत के राष्ट्रपति को वो सलाह के अकॉर्डिंगली ही काम करना पड़ेगा। पहली चीज है। दूसरी चीज प्रोवाइजो जो है प्रोवाइडेड, उसके अंदर ये कहा गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो एडवाइस लेते हैं, मान लीजिए अगर उसको दोबारा रिकंसिडर करा जाए, दोबारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिकंसिडर करा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, ठीक है, तो ऐसे में जो रिकंसिडरेशन के बाद एडवाइस आई है, जो रिकंसिडरेशन के बाद एडवाइस आई है, उस एडवाइस के अकॉर्डिंग फिर उन्हें काम करना पड़ेगा। यानी कि जो पहले एडवाइस हुई, ठीक है, उसके बाद फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, फिर एक एडवाइस आई, तो जो एडवाइस अब आई है उस एडवाइस के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को काम करना पड़ेगा। ये चीज ये कहता है प्रोवाइजो। पढ़ देता हूं मैं एक बार फिर भी। प्रोवाइडेड द प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल of minister to reconsider such advice either generally or otherwise, and the president shall act accordance with the advice tendered after such reconsideration। ये चीज समझ आ गई। अब आ जाइए नो इंक्वायरी यानी कोर्ट। देखो क्या एडवाइस दी गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा, ये किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। इस चीज को लेकर क्लियरली बोल दिया गया है भाई क्या एडवाइस दी, क्या बात हुई है, ये आप कल कोर्ट में इस चीज को लेकर नहीं आ सकते हो। क्लोज टू वेरी क्लियरली इस चीज को बोल रहा है। पढ़ लेते हैं एक बार। देखो भाई हिंदी वालों को समझ आ रहा है, डायरेक्ट आप पढ़ सकते हो, ठीक है, इसलिए मैं एक बार इंग्लिश में इसलिए पढ़ देता हूं ताकि एक गो थ्रू हो जाए। द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो वट एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इन एनी कोर्ट। उससे रिगार्डेड कुछ भी बात कोर्ट में किसी भी नहीं होगी, क्या एडवाइस दी क्या नहीं दी, ठीक है। आर्टिकल हमारा 74 हो गया है। अब आ जाइए 75। देखो भाई एक क्वेश्चन जो एमसीक्यू वगैरह हमारा ऑल इंडिया बार एग्जाम में आ सकता है, आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या अदर जो लॉ रिलेटेड या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आता है, तो कई बार ये आ जाता है कि भैया प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है। तो अगर आप आर्टिकल 75 देखोगे, अनुच्छेद 75, तो हिंदी में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इंग्लिश में बात करी जाए द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि जो पीएम है वो किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके साथ अदर जो मिनिस्टर्स हैं, जो अदर मंत्रीगण हैं, वो भी अपॉइंट किए जाएंगे राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा, लेकिन आफ्टर द एडवाइस ऑफ पीएम, आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह के बाद फिर वो नियुक्त करेंगे कौन, अदर मिनिस्टर्स। तो प्रेसिडेंट तो पीएम किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। और अदर मिनिस्टर जो है वो जो सलाह होती है पीएम की, ठीक है, प्रधानमंत्री की, उसके अकॉर्डिंगली ही फिर इनको अपॉइंट करते हैं। ये तो आ गया क्लियर, ठीक है। अब देखिए काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स का मान लीजिए ग्रुप है, ये सब मिनिस्टर्स मान लीजिए, ठीक है, सारे मिनिस्टर्स हो गए काउंसिल ऑफ, ठीक है। अब इसकी कोई लिमिट है या नहीं है, इसकी कोई लिमिट है या नहीं है, तो चलिए उसको पढ़ लेते हैं एक बार से। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की लिमिट है या नहीं है, तो आ जाइए फटाफट से आपका आर्टिकल 75 में। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग पीएम in the council of ministers shall not exceed 50% of total number of member of house of the people। यानी कि भाई सिंपल सी बात है 50%
जितने भी मेंबर होंगे हाउस ऑफ द पीपल के, हाउस ऑफ द पीपल कौन हो गया, हाउस ऑफ द पीपल हो गया आपका लोकसभा, जिसको हम लोअर हाउस भी बोलते हैं। तो लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, मान लीजिए 445 हैं, ठीक है, 552 टोटल कहे जाते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में 445 के आसपास चल रहे हैं, ठीक है। तो उनके 50% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आप ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। ये नहीं कि आपने पूरा ही लोकसभा उठा के अपने में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 50% से ज्यादा नहीं जा सकते, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये चीज समझ आ गई, नोट एक्सीड, ठीक है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, देखो भाई जितने भी हमारे वो हैं, हिंदी वालों को भी ये सारी चीज, ये बात समझ आ गई होगी। 50% से ज्यादा लोकसभा के, उससे ज्यादा मेंबर नहीं होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, मंत्री परिषद में, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। अब आ जाइए अगले वाले पे, क्लोज। अच्छा, इसमें ना एक क्लोज 1B है, ठीक है, क्लोज 1B है, वो मैंने इधर लिखा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई इसके अंदर क्या कहता है, सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए कोई मेंबर जो है किसी हाउस का, वो इसका मेंबर है, ठीक है, मान लीजिए इसका मेंबर है, लेकिन इसका मेंबर वो कब होगा, अगर वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होगा, तब हो सकता है। मान लीजिए किसी कारणवश से इसके अंदर वो दे रखा है, पर्टिकुलरली शेड्यूल डिफाइन कर रखा है 10 शेड्यूल का, ठीक है, 10 शेड्यूल का क्लोज 1 है। अगर उसके अकॉर्डिंग कोई मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ठीक है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है उस मेंबर, उस हाउस से, वो हाउस राज्यसभा हो सकता है, लोकसभा हो सकता है, ठीक है। ये मान लीजिए राज्यसभा है, ये मान लीजिए लोकसभा है, इसका मेंबर है राज्यसभा का, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी वो है मेंबर। मान लीजिए वो किसी कारणवश से यहां से डिस्क्वालीफाई हो जाता है, क्लोज शेड्यूल 10 का क्लोज 2 है, वो आप देख लो ना क्या है, क्लोज 1 है, ठीक है। तो ऐसे में उसको क्या है, अगर यहां से वो हट गया, डिस्क्वालीफाई हो गया, तो यहां से भी फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे ही वो इधर से डिस्क्वालीफाई होगा, तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन यहां से ऐसे मान लिया जाएगा, 2 कंडीशन दी है, और कब तक डिस्क्वालीफाई रहेगा, या तो वो दोबारा ज्वाइन कर लेता है, इलेक्शन मान लो लड़ जाए और फिर वो मंत्री बन जाए, मतलब इसका मेंबर बन जाए, तब हो सकता है, या फिर वो टेन्योर एक्सपायर होने के बाद हो सकता है। इन 2 कंडीशन में वो इसका फिर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का बन सकता है वो, ठीक है, मिनिस्टर मंत्री परिषद में मंत्री बन सकता है वो। अगर 1% मान लीजिए वो डिस्क्वालीफाई हो गया है, तो वो मंत्री नहीं रहेगा। क्या टाइम पीरियड है वो हम आगे वाले क्लोज में बात करेंगे, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई, यही वाला क्लोज यही कह रहा, फिर भी मैं पढ़ देता हूं। अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट belonging to any political party who is disqualified for being a member of that house under paragraph 2 of the 10th schedule, देख लो ना कौन सा है, shall be disqualified to be appointed a minister under clause 1 for duration the period commencing from the date of his disqualification till the date on which the term of his office as such member would expire, फर्स्ट कंडीशन। और दूसरी है वेयर ही कंटेस्ट एन इलेक्शन टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिफोर द एक्सपायर ऑफ सच पीरियड टिल द डेट ऑन विच ही डिक्लेयर्ड इलेक्टेड विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। ये चीज समझ आ गई आपको। अब आ जाइए प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे, क्लोज 2 जो बात करता है, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में होल्ड करके रखता है। अब ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, देखो भाई सिंपल सी बात है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट अगर आप कहीं देख रहे हो तो इसको समझ जाना कि रिमूव करने की पावर कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे रहा है। तो भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इन मिनिस्टर्स को रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के मन में आ जाए कि इसको हटा दो और हटा देंगे, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर एक प्रोसीजर है वो फॉलो होता है,
ठीक है। लेकिन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट यही है कि इन सबको द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। जब तक वो भाई कर रखा है, उन्होंने होल्ड ऑफिस कर रखा है, जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कृपा दृष्टि बनी हुई है। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको हटा देंगे तो वो रिमूव हो जाएंगे। लेकिन वही वाली बात ध्यान रखना, सब्जेक्ट टू प्रोसीजर, सब्जेक्ट टू लॉ ही उनको हटाया जाएगा। ऐसे नहीं आज मन में आया और हटा दिया। ये चीज क्लियर हो गई। अब आ जाइए थर्ड में। देखो भाई, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, ध्यान रखना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? राज्यसभा, लोकसभा या पार्लियामेंट? तो भाई इसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल यानी कि आपका लोकसभा। हिंदी वालों के लिए पढ़ देता हूं। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। वो क्वेश्चन कर सकते हैं लोकसभा वाले, ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल लोअर हाउस वाले। ऐसे में ये ड्यूटी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कि उनको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है। ओथ और सीक्रेसी वगैरह, भाई ओथ कौन दिलाएगा? जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ दिलाएंगे, जितने भी ये होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Before a minister enter upon his office, the president shall administer to him the oath of office and of secrecy according to form set out for the purpose in the third schedule। जो भी थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंगली उनको ओथ दिलाई जाएगी और सीक्रेसी बनाए रखिए। ठीक है, हिंदी वालों के लिए भी क्लियर और इंग्लिश वालों के लिए भी क्लियर। आ जाइए अब फिफ्थ वाले में। देखो फिफ्थ वाला जरूरी है, क्यों? अगर मान लीजिए कोई मेंबर, चाहे वो लोकसभा का चाहे राज्यसभा का है, अगर कोई मेंबर 6 महीने तक कॉन्टिन्यूटी में, कंटिन्यू लगातार निरंतर 6 माह यानी कि 6 महीने तक इनमें से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं रहा, 6 महीने तक लगातार अगर नहीं रहा, तो ऐसे में फिर उसको हटा दिया जाएगा। किससे किससे किससे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। अगर 6 महीने तक वो मेंबर नहीं रह पाया, और ये जो 6 महीने का टेन्योर है ये कंटिन्यूटी में होना चाहिए। अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months is not a member of either house of parliament shall at the expiration of that period ceases to be a minister। कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। उस अवधि कौन सी? वही 6 महीने वाली। 6 महीने तक नहीं है तो भैया आपको फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, मंत्री परिषद से भी मंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। सैलरी अलाउंस वगैरह है भाई पार्लियामेंट ने डिसाइड करी तो ठीक है, अगर नहीं करी तो आपका जो सेकंड शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनकी वो चलेगी, सैलरी और अलाउंस वगैरह। ठीक है, तो भाई ये दो में तो क्लियर हो गया हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब आ जाइए एजे, दी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। इन भाई साहब को कौन अपॉइंट करता है? पहला क्वेश्चन ही आ गया। अब सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल को कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया जो है उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? उनकी क्वालिफिकेशन सेम वही क्वालिफिकेशन होगी जो अपॉइंट होने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की चाहिए। यानी कि अगर वो क्वालिफाइड है सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट होने के लिए, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया बन सकते हैं। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया की क्या क्वालिफिकेशन है, और उसके अंदर कुछ वो डाल दे। तो ऐसे में अगर वो ये कहीं पे ऑप्शन ये हो कि आल्सो क्वालिफाइड टू अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट जज, तब तो आप टिक कर दीजिए। लेकिन इसके अलावा कुछ और क्वालिफिकेशन है तो सीधा पूछ जाना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज बनने की क्वालिफिकेशन क्या है। आपको 124A के आसपास में दिख जाएगा आर्टिकल, तो वहां से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कई बार ऐसे घुमाए हुए क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि सिंपल कह रहा है आल्सो क्वालिफाइड टू अपॉइंट SC जज। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज अपॉइंट होने की सारी क्वालिफिकेशन उनके पास होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन से एलिजिबिलिटी, तो इस चीज को ध्यान रखना
क्या काम है इनका भाई साहब का अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया का? इनका काम है एडवाइस देना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। फटाफट से एक्ट से पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने शॉर्ट में इसलिए पॉइंट में बना के रख रखा है ताकि दिमाग में चीजें बैठ जाएं। हाँ जी, फर्स्ट क्लॉज से बात करते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया को बोलते हैं महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। ठीक है। द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू बी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। सेकंड क्लोज देखेंगे, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर, उन लीगल संबंधित मामलों में, and to perform such other duties of legal character as may from time to time be referred or assigned to him by president। जो भी प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति द्वारा उनको दायित्व दिया जाएगा लीगल कैरेक्टर का, लीगल कैरेक्टर में जो भी दायित्व टाइम टू टाइम हमारे राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा महान्यायवादी को यानी कि अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया को, तो वो काम अकॉर्डिंगली वो करेंगे। और जिन टॉपिकों पर उनको एडवाइस देनी है हमारी यूनियन, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है, जो यूनियन की है गवर्नमेंट उसको देनी है, तो वही वो एडवाइस देंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, सलाह to do matter to perform such order by the president and to discharge the function conferred on him or under constitution or any other law time being in force। भाई देखो सिंपल सी बात है, जो भी लॉ पर्टिकुलर लॉ उनके लिए बनाए गए होंगे, तो जो जो उनके वर्क एक्सप्लेन करे होंगे उसके अकॉर्डिंग वो सारे काम अपने करेंगे। एक चीज और भाई ध्यान रखना, राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट, वो किसी भी भारत की कोर्ट में जाकर बैठ सकते हैं। ठीक है, वहां मैटर देख सकते हैं, उनको मना नहीं किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया को ये राइट है, महान्यायवादी को ये अधिकार है। क्या है क्या है क्या है? राष्ट्रपति भारत सरकार का, एक मिनट नहीं ऊपर हाँ, महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, राइट टू ऑडियंस आपको समझ आ गई है चीज? एक बार इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी द अटॉर्नी जनरल शैल हैव अ राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पूरे भारत में वो भाई कहीं भी जाकर अपेयर हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, जहां भी वो जाना चाहे उनको राइट है। लेकिन यहां पर एक वो हो गया कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, कोई रीजन होगा जिसके पीछे वो वहां पर गए हैं। ये चीज समझ आ गई? अब आ जाइए लास्ट वाले क्लोज में, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। वही प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो मैंने बताया था भाई, जब तक है ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको रिमूव कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। कहाँ गया हाँ, द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड शैल रिसीव सच रेम्यूनरेशन एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सेट कर रखे होंगे रूल वगैरह, उनके अकॉर्डिंग उनको रेम्यूनरेशन वगैरह मिलेगा। ठीक है भाई, ये तो देखो 76 तक हो गया। होपफुली आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी, कोई भी किसी भी दिक्कत कैसी भी नहीं आई होगी। ठीक है, एक बार देखो भाई, आर्टिकल 77 है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑलरेडी हमने प्रेसिडेंट की पावर डिस्कस करी थी, उसके अंदर मैंने बता दिया था आर्टिकल 77। आपको फिर भी एक बार ओवरव्यू दे देता हूं हल्का सा। भाई देखो, सारे काम जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से होते हैं। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट अगर काम कर रही है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एक्शन कुछ भी हो रहा है, वो हमारे किसके नाम पर होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर होगा। कोई भी ऑर्डर है, कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट अगर बन रहा है, ठीक है, किसी भी तरह की डीलिंग हो रही है बाहर से, ठीक है, वो सारी चीजें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर होती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम को लेकर कोई भी क्वेश्चन वगैरह अराइज नहीं, उसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं हो सकता। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
अब आर्टिकल 78 की अगर बात करी जाए तो 78 में भाई पीएम की, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं भारत के, उनके कुछ कर्तव्य और उनकी कुछ ड्यूटी बताई गई है टुवर्ड्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रपति के लिए कुछ उनकी ड्यूटीज वगैरह। अब क्या, शैल बी द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर ऑफ यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। देखो भाई, जो भी डिसीजन लिया जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा, ठीक है, मंत्री परिषद द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, कोई भी यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, सो ये प्रधानमंत्री की यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो ये सारी चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन एज सुन एज पॉसिबल किसको देंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी प्रपोजल लाया जा रहा है, कोई भी लॉ लाया जा रहा है, तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया जाएगा। अगर 1% प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद से भी कुछ इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के रिगार्ड में मांगते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर के रिगार्ड में मांगते हैं, क्लोज टू जो बात कर रहा है, तो ऐसे में वो दिया जाएगा। कार्यकलाप पर विधि संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन मांगेंगे वो आपको देनी पड़ेगी हर हाल में, ठीक है। President shall make rule for the more convenient transaction of the business of government of India and for allocation among ministers। वही है भाई, इसमें थोड़ा नहीं, एक मिनट सी रिक्वायर सबमिट कंसिडरेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन डिसीजन। ठीक है, मान लीजिए भाई कोई ऐसा मैटर है, ठीक है, जिसपे कुछ मिनिस्टर ने अपना डिसीजन वगैरह दे दिया है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अभी भी इस पर कोई वो नहीं हुआ है डिसीजन, और ऐसे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा उसमें कुछ हस्तक्षेप, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा कमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे में इस कंडीशन में ऐसा होगा कि भाई जो प्रेसिडेंट, जो परिषद है, उसके पास वो सारी चीजें विचार विमर्श के लिए जाएंगी होपफुली। तो भाई ये था हमारा 78 आर्टिकल्स तक, ठीक है। होपफुली आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर कोई चीज नहीं समझ आई कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना, हम उसका टाइमली रिप्लाई करेंगे। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते रहिए, क्लैट के लिए, जुडिशरी के लिए भाई प्रिपेयर करते रहिए। वेट मत कीजिए कि मेरा एग्जाम कल है परसों है, भाई कभी भी आ सकता है नोटिफिकेशन। क्लैट वालों का तो दिसंबर फिक्स ही रहता है, नवंबर या दिसंबर। तो भाई आप लोग भी प्रिपरेशन करते रहिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। और बाकी यार, माँ बाप को खुश रखिए, नशे वगैरह से दूर रहिए और डिप्रेशन वगैरह से दूर रहिए, लाइफ मजे में जिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।